दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं सुजीत, आप सभी लोगों को मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग फिज़िक्स में इसमें मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने दो टॉपिक कवर किया था। जैसे पहला टॉपिक जो हमारा था स्वतः उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस इमिशन, और दूसरा हमारा था इंड्यूस इमिशन, जिसको हमने कहा था उद्दीप्त उत्सर्जन। तो जैसा कि जो हमारी लेज़र लाइट होती है वो इंड्यूस इमिशन मतलब उद्दीप्त उत्सर्जन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो आगे कुछ हमें चीज़ें, कुछ पद हमें समझने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मितस्थायी अवस्था। ये इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो ध्यान से सुनिएगा कि मितस्थायी अवस्था होती क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु जब होता है, जब वो उत्तेजित अवस्था में होता है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके जो होते हैं वो मूल अवस्था से उत्तेजित होकर के जब वो अपने उच्चतम अवस्था में, उच्चतम ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन मितस्थायी अवस्था क्या होती है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजित होने के पश्चात फिर पुनः जब वापस वो मूल अवस्था में आता है, तो उस दौरान उससे निम्नतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच में एक और ऊर्जा स्तर प्राप्त होती है, जहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब टाइम काल, जो इसका समय काल होता है, वो उत्तेजित अवस्था के अपेक्षा ज़्यादा होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 10⁻³ सेकेंड तक रुकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तेजन अवस्था में जब ये उच्चतम ऊर्जा स्तर पे जाता है, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना रुकता है, आपका 10⁻8 सेकेंड तक। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जो क्रोमियम होता है और नियान होता है। क्रोमियम और नियान के जो परमाणु होते हैं उनमें एक ऐसी अवस्था भी पाई जाती है जो कि उच्चतम और न्यूनतम ऊर्जा स्तर के मध्य की अवस्था होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो कितना 10⁻³ सेकेंड तक यहाँ पे रुकता है। तो कहने का मतलब है ये है कि आपका 10⁻8 का लगभग 5 गुना, लगभग क्या एग्जैक्ट 5 गुना ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे वो रुकता है। तो इसी अवस्था को, जो उच्चतम ऊर्जा स्तर और निम्नतम ऊर्जा स्तर के बीच की जो ये अवस्था होती है, इसी अवस्था को हम कहते हैं मितस्थायी अवस्था। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि मितस्थायी अवस्था क्या होती है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि सामान्यतः किसी परमाणु की उच्च ऊर्जा स्तर की औसत आयु कितनी होती है, 10⁻8 सेकेंड। परंतु कुछ पदार्थ जैसे क्रोमियम और नियान के परमाणु निकाय में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनकी औसत आयु कितनी होती है, 10⁻³ सेकेंड या उससे भी अधिक हो सकती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मितस्थायी अवस्था कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जनसंख्या व्युत्क्रमण। तो जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या है। जैसा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो आपका परमाणु जो होता है उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो उत्तेजित अवस्था से पहले, क्योंकि हमारा जो लेजर रेज यहाँ पे उत्पन्न करना है, लेजर किरण उत्पन्न करना है, तो लेजर किरण उत्पन्न करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को या परमाणु को उत्तेजित अवस्था में जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तेजित अवस्था में जाएगा तभी वो वापस आते समय क्या करेगा, प्रकाश किरण को उत्पन्न करता है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल, अगर हम साधारणतः बात करें तो पहले की अवस्था में क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में ज़्यादा होते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में कम होते हैं। तो सामान्यतः जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामान्यतः किसी तत्व में उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की जनसंख्या, इसको मैंने क्या माना है, N2, निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की जनसंख्या N1 से कम होती है। तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि आपका जो N1 होता है इज ग्रेटर देन क्या होता है, N2 होता है। लेकिन अब जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या है, जनसंख्या व्युत्क्रमण में हम करते क्या हैं कि अब जो N2 है, मतलब उच्चतम ऊर्जा स्तर की जो कक्षाओं की जो संख्या है, अब उसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये जो बढ़ाने की प्रक्रिया होती है पंपिंग द्वारा की जाती है। पंपिंग कहने का मतलब ये है कि हम इसको क्या करेंगे, बाहर से ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन जो मूल अवस्था की कक्षा में है उनको हम उत्तेजित करके क्या करेंगे, ऊपर की कक्षाओं में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उच्चतम ऊर्जा स्तर की संख्या हमारी क्या होगी, निम्नतम ऊर्जा स्तर की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी अवस्था को कहने का मतलब है कि N2 इज ग्रेटर देन N1। अब क्या है, N2 हमारा क्या था, यहाँ पे N2 हमारा क्या था, उच्चतम ऊर्जा स्तर की कक्षा की संख्या, और N1 क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर की कक्षा की संख्या। तो अब N2 इज N1 कर दिया, अगर N2 इज ग्रेटर देन N1 कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या
व्युत्क्रमण कहते हैं। तो जैसा कि आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा शुरू से कि सामान्यतः किसी ऊर्जा तत्व में ऊर्जा स्तर के परमाणु की संख्या N2 निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणु की संख्या N1 से कम होती है, अर्थात N2 इज ग्रेटर लेस देन N1। यदि पंपिंग प्रक्रिया द्वारा N2 इज ग्रेटर देन N1 कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को जनसंख्या व्युत्क्रमण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या व्युत्क्रमण। और किसी निकाय की इस अवस्था को, मतलब जहाँ पे N2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? N1 हो गया, इस अवस्था को हम कहते हैं ऋणात्मक ताप अवस्था भी कहते हैं इसे। और ये आपकी लेजर उत्पन्न करने के लिए, लेजर लाइट उत्पन्न करने के लिए बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो ये हमारा क्या है, दो चीज़ें हो गई, मेटास्टेबल स्टेट और दूसरा हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन। कहने का मतलब हो गया कि मितस्थायी अवस्था, और दूसरा हमारा क्या था, जनसंख्या व्युत्क्रमण। और ये दोनों ही हमारा क्या होता है कि किसी भी लेजर लाइट उत्पन्न करने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, इनके लिए, इनके बिना हम कोई भी लेजर लाइट को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पंपिंग। अभी जैसा कि हमने जनसंख्या व्युत्क्रमण जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा कि पंपिंग क्या थी, N2 की संख्या, मतलब उच्चतम ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की जो संख्या है उसके मान को बढ़ाना, किसकी सहायता से? पंपिंग की सहायता से। और तो यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ लेते हैं इसमें कि पदार्थ की परमाणुओं में जनसंख्या व्युत्क्रमण बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पंपिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, N2 इज ग्रेटर देन क्या करना है? N1 करना है। और यही हमारा क्या है, जनसंख्या व्युत्क्रमण है। और इस जो प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पंपिंग कहते हैं। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के में पंप किए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पंपिंग कहते हैं। और ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है, इसके कई सारे तरीके होते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसके कई सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम पंपिंग कर सकते हैं। उसमें पहले आपका होता है ऑप्टिकल। पहला क्या होता है आपका? ऑप्टिकल। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको लिखवा देता हूँ यहाँ पर, नोट्स में मैंने लिखा नहीं है। तो इसमें आप पहला मेथड डाल लीजिएगा कि ऑप्टिकल मेथड, ऑप्टिकल। और दूसरा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड। तो दोनों चीज़ें आप यूज कर लीजिएगा। कहने का मतलब कि हम प्रकाश का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में भेज सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोड, मतलब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से उसको कनेक्ट करके इलेक्ट्रोड द्वारा हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके भी उसको हम क्या कर सकते हैं, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन को हम भेज सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पंपिंग कहते हैं। तो अब आगे हमें देखना है कि सक्रिय पदार्थ क्या होता है, तो एक्टिव मटेरियल क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा क्रोमियम था और नियान, ये दो हमारे ऐसे मैटर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनमें हमारा जनसंख्या व्युत्क्रमण होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि वह पदार्थ जिसमें पंपिंग प्रक्रिया द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त कर लिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय पदार्थ है। मतलब कहने का मतलब कि जिनमें हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या व्युत्क्रमण की प्रक्रिया को कंप्लीटली कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं? सक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। और सक्रिय पदार्थ की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, लेजर लाइट को उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं, यही हमारा एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी लेजर लाइट को उत्पन्न करते हैं। तो अब हमें आगे देखना है कि लेजर के प्रकार, कि लेजर जो हमारे होते हैं, लेजर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो लेजर के आपके टाइप्स होते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं तो किसके आधार पे करते हैं, तो यहाँ पे जो लेजर लाइट को बांटा गया है वो किसके आधार पर बांटा गया है? सक्रिय पदार्थ के आधार पर। कहने का मतलब सक्रिय पदार्थ जैसा होगा उस आधार पर हमने क्या किया है कि लेजर लाइट को बांट रखा है। तो यहाँ पे जो आपकी लेजर लाइट है वो सक्रिय पदार्थ के आधार पर बांटित गया है। तो इसको हमने 3 प्रकार से बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा होता है ठोस अवस्था लेजर। कहने का मतलब कि इसमें जो हमारा सक्रिय पदार्थ होगा वो कैसा होगा? ठोस अवस्था में होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये लेजर लाइट है इसको हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था लेजर कहते हैं। दूसरा हमारा होता है गैस लेजर। यहाँ पे हमारा जो एक्टिव मटेरियल है, सक्रिय पदार्थ, वो कैसा होगा? गैस होगा। और तीसरा हमारा होता है अर्धचालक लेजर। और यहाँ पे जो हमारा एक्टिव मटेरियल यूज किया जाएगा वो कैसा होगा? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होगा। तो ये हमारे क्या हैं? 3 टाइप्स के यहाँ पे लेजर हैं। तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? ठोस लेजर। तो ठोस लेजर को हम स्टार्ट करेंगे, ठोस अवस्था लेजर को स्टार्ट करेंगे। तो ठोस अवस्था लेजर में हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक एक लेजर की एक एक एग्जाम्पल्स हमारे हैं जिनको हमें डिटेल पढ़ना है। तो यहाँ पे जो हमें देखना है कि जो ठोस अवस्था लेजर है इसका जो एक एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है? रूबी लेजर। वो क्या है? रूबी लेजर है, जो कि क्या होता है? ठोस अवस्था का एक
उदाहरण होता है। और ठोस अवस्था लेजर में जो उत्पादन प्रक्रिया है, किसकी, लेजर की उत्पादन जो प्रक्रिया होती है, वो उच्च ऊर्जा एवं मूल ऊर्जा स्तरों के बीच में एक मित स्थायी ऊर्जा स्तर पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका अभी मैंने बताया था कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो उच्च ऊर्जा स्तर होती है जिसको हमने माना था E1, और जो हमारा निम्न ऊर्जा स्तर होता है जिसको हमने कहा था E1, निम्न ऊर्जा स्तर जिसको हमने E1, और उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या होता है E2, इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, मेटास्टेबल स्टेट होता है जिसको हम शो करते हैं M से। तो यहाँ पे जो ठोस अवस्था लेजर में हमारा जो कंडीशन होती है मेटास्टेबल स्टेट की, वो कैसी होती है, सिंगल होती है। मतलब कहने का है कि आपके उच्चतम ऊर्जा स्तर और निम्नतम ऊर्जा स्तर के बीच में आपका जो मेटास्टेबल स्टेट होता है, मितस्थायी अवस्था होती है, वो केवल क्या होती है, एक ही पाई जाती है। तो इसका जो प्रोसेस होगा, कैसे लेजर लाइट यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है, क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, बनावट कैसी होती है, तो ये सारा का सारा वर्किंग प्रिंसिपल A to Z हम जो भी देखेंगे वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो उसका अगले लेक्चर में कम्प्लीटली हम रूबी लेजर को समझेंगे कि रूबी लेजर हमारा है क्या, कैसे कार्य करता है। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद।